जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइट के ड्यूअल नेचर को, जिसकी स्टार्टिंग करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो बिना अपना टाइम खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMW क्या कहते हैं ये देखिए। लगभग 1864-1868 के आसपास की बात है। मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट था जिसने इस थ्योरी को दिया था। उसने क्या बोला? उसने बोला पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो उसने कहा कि ये जनरेट कैसे होती है। जैसे उसने कहा कि कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये आपकी नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इसमें आप कोई मैग्नेट रख दो, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ लाइन जा रही होंगी इस तरह से। यहां पर आपने रख दिया कोई मैग्नेट इसके बीच में, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे करके। या आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ पोल और ये है मैग्नेट का साउथ पोल, दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ गया हुआ है इसका, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है और यहां पर रख दिया है कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, आपने रख दिया इलेक्ट्रॉन या कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव। तो कहता है कि जब आप एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी मैग्नेटिक पार्टिकल को रखते हैं तो ये इसमें ऑसिलेट करता है और ऐसे करते हुए अपने में से क्या है, रेडिएशन एमिट करने लग जाता है। या आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, तो ये भी ऑसिलेट करता है और अपने में से कुछ रेडिएशंस निकालने लग जाता है। कहता है जो रेडिएशंस निकली है ना, यही है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो उसने इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स बताए? उसने क्या बताया कि अगर आप किसी चार्ज्ड पार्टिकल को, कोई चार्ज्ड पार्टिकल है इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, या कोई मैग्नेटिक पार्टिकल रखा हो किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो क्या करता है, वो ऑसिलेट करने लग जाता है और अपने में से रेडिएशंस एमिट करता है। इन रेडिएशंस को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर उसने बोला कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये इलेक्ट्रिकल और इसमें क्या होता है, जो इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होती है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है, उनसे भी क्या होती है, उनके उनके परपेंडिकुलर होती है। मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के। आप एक तरह से ये लगा के चलो कि अगर मैं ये कहूं कि ये जो मेरा हाथ है, मेरा जो राइट हैंड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो है दूसरा हाथ मेरा लेफ्ट वाला, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, 90 डिग्री के एंगल है, ठीक है। तो ये जा रहा है ऊपर की तरफ वाई एक्सिस, ये जा रहा है आपका इधर हॉरिजॉन्टली। तो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरफ जाएगी? आपकी तरफ, सामने की तरफ। क्योंकि ये क्या होगा, ये लाइन जो है जो आपकी तरफ जाएगी ये इसके साथ भी 90 पे होगी, ये इसके साथ भी 90 पे और इसके साथ भी 90 पे। ये दोनों एक्स वाई जेड एक्सिस होता है ना, जो उसमें तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही तो होते हैं। अगर आप एक्स वाई जेड की बात करें, देखिए आप कुछ यूं समझिए, ये है, ये तीनों ही एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरह से अगर यहां पर आपकी मैं कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे इस एक्सिस के अलोंग और इसके अलोंग जा रही है आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ लाइंस, तो प्रोपेगेट कैसे करेगी? इस एक्सिस के अलोंग, मतलब जेड के अलोंग, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो होती है वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होती है और ये दोनों फील्ड भी क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। मतलब इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग टू कंपोनेंट्स, पहला इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट।
फिर इसने क्या बोला, दीज टू कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो इसने ऐसे बोला कुछ, ये हमारे पास तीन एक्सेस, जैसे मान लो इसको मैंने बोल दिया एक्स एक्सेस, इसको बोल दिया मान लीजिए वाई एक्सेस, इसको बोल दिया मैंने जेड एक्सेस। तो अगर मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वे ऐसे जा रही हैं इस तरह, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ लाइंस कैसे जाएंगी, इसके परपेंडिकुलर जाएंगी, कुछ इस तरह से। इस तरह से ये एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, फिर उसने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब एक तरह से लग रहा है जो एक्स एक्सिस इसमें क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड वाई के अलोंग, इलेक्ट्रिकल फील्ड जेड के अलोंग, और ये किसके अलोंग जा रही है, आपकी एक्स के अलोंग प्रोपेगेट कर रही है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 4, ये कहता है इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, जो सनलाइट है वो क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही तो है, और ये हमारी अर्थ है जहां पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो देखो इसने क्या कहा कि यहां से जो लाइट हमारे पास पहुंचती है सन से अर्थ तक, यहां बीच में क्या है, वैक्यूम, एक तरह से कोई मीडियम तो है नहीं, उसके बावजूद भी क्या है, लाइट हम लोगों तक पहुंचती है ना, लाइट हम लोगों तक पहुंचती है। तो क्या कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, ये इसका सोर्स हो गया, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये क्या है, टारगेट। तो इन्हें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए या सोर्स से टारगेट जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, दे आर एनर्जी कैरियर्स, दे आर एनर्जी कैरियर्स। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, जैसे सनलाइट है, ये हमारा हम एनर्जी को हम तक लेके आती है सन से। ऐसे ही मान लो कहीं पे लोहा गर्म है, कहीं पर क्या है, कोई लोहे को गर्म कर रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा येलो येलो होता है, व्हाइट येलो, इस तरह से चेंज होता रहता है उसका कलर, रेड रेड से फिर इस तरह चेंज होता जाता है, येलो येलो फिर वायलेट होता जाता है इस तरह से। तो आप इसको टच मत करो, आप सिर्फ क्या करो, अपने हाथ को इसके पास लेके जाओ। आपने क्या किया, आप सिर्फ अपने हाथ को इसके पास लेकर गए, तो आपको क्या महसूस होता है, आपको यहां पे हीट महसूस होती है। तो यहां देखो आपने टच नहीं किया था, तो जो चीज हीट को इस आयरन के पीस से आपके हाथ तक लेके गई है वो क्या है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। इस तरह से ये क्या करती है, ये एनर्जी कैरियर्स होती है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाती है। साउंड एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी की फॉर्म हो वो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद सेम स्पीड, जो कि क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर लगभग इतनी स्पीड होती है सनलाइट की। और यही क्या आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड है, क्योंकि लाइट बनी किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से ही बनी है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ पॉइंट्स थे। अब इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, यहां पे हमारे पास है सन, सन से लाइट आती है हमारी अर्थ तक। तो कहता है कि सन की जो रेडिएशन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और यहां मान लेते हैं हमारे पास है अर्थ, क्योंकि हम अर्थ पर खड़े इसलिए हमें अर्थ क्या बड़ी नजर आएगी, तो इसको बड़ा बना देता हूं थोड़ा सा।
ये हमारी अर्थ है। अब क्या है, अब यहां पे अर्थ का देखो एटमॉस्फेयर होता है, इसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं। जैसे कि सबसे बाहर की तरफ होती है एक्सोस्फीयर, सबसे बाहर की तरफ क्या होती है, एक्सोस्फीयर। उससे अंदर की तरफ होती है हमारे पास थर्मोस्फीयर, फिर होती है मीजोस्फीयर, फिर होती है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर होती है हमारे पास ट्रोपोस्फीयर। तो इस तरह से इसकी चारों तरफ एक एनवायरमेंट होता है, लेयर्स होती हैं, ठीक है। जैसे पहली वाली लेयर जो ट्रोपोस्फीयर और 10 किलोमीटर तक होती है, दूसरी 10 से 30 तक होती है, फिर 30 से 50 तक, फिर 50 से 400 तक, फिर 400 के आगे चलती है, इस तरह से, ठीक है। अब क्या है, यहां से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसकी तरफ बढ़ती है, ठीक। तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसकी तरफ जाएंगी। अब देखो, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जो सन से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, अगर मैं उनको उनकी वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं या उनकी फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं, तो जो ऑर्डर मुझे मिलेगा इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। जैसे कि हम यहां पर लेकर चलते हैं इसको, हमारे पास है कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेडिएशंस, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, ठीक है। अगर मैं इनकी वेवलेंथ की बात करूं, अगर मैं इनकी वेवलेंथ की बात करूं, तो इसकी वेवलेंथ रहती है 10 की पावर -16, जो है वहां पे खत्म हो जाती है, ये -18 -16 ऐसे। ये 10 की पावर -12 -8, एक 10 की पावर -8, 10 की पावर -12। मैं यहां पर एक स्केल बनाता हूं, तब और अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, मैं एक स्केल ले रहा हूं, ठीक है, जहां पर मैं इसके एक तरफ फ्रीक्वेंसीज लिखूंगा और एक तरफ वेवलेंथ लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए यहां इस तरह से हम पॉइंट लगा देते हैं, 10 की पावर 2, 10 की पावर -2, 10 की पावर -6, यहाँ पे 10 की पावर -8, 10 की पावर -12, 10 की पावर -16, -20, इस रेंज में पहुंचती है। यहां पे हमारे पास बीच में आती है हमारी विजिबल रेज। ये तो मैंने लिखी है वेवलेंथ, ये क्या लिखी है मैंने, वेवलेंथ मीटर में लिखी है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज में मैं इसकी बात करूं, तो देखो हमें पता है जो सनलाइट होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा समझना, आप इस चीज को, इसको समझ देखो, एक फॉर्मूला पढ़ते हो, E = hc/λ। ए का पढ़ते हो E = hν, ए का पढ़ते हो ν = c/λ। जो ये हमारे पास तीसरा फॉर्मूला है, मैं इसकी बात करूंगा। यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर मैं लैम्डा मतलब वेवलेंथ और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करूं तो किसके बराबर आएगा, सनलाइट की स्पीड के बराबर, जिसका ऑर्डर होता है 10⁸ मतलब अब मैं 10 की पावर 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करूं कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो 10 की पावर 8 में आए, तो वो क्या आएगा आंसर, 10 की पावर 6 की मल्टीप्लाई करो, हो गया 10 की पावर 8। 10 की पावर -2 की मल्टीप्लाई किससे करूं कि मेरा आंसर 10 की पावर 8 की टर्म में आए, मैं करूंगा 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई, हो जाएगा ना 8। इस केस में क्या आएगा, 10 की पावर मुझे लाना प्लस का 8, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं इसकी कि वो 8 आ जाए, 14 से कर दूं, 8 आ जाएगा। अब यहां पे बात करूं, यहां 10 की पावर अगर मैं रखता हूं, मुझे 8 लेके आना है, तो मैं क्या रखूंगा, 16 रखूंगा, प्लस का 16 माइनस का 8 मेरा 8 आ जाएगा। यहां पे बात करूं 10 की पावर 18 आएगा, सॉरी 20 आएगा, 18 नहीं, मुझे 8 रखना है।
10 की पावर क्या आएगा 20, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास 10 की पावर, मुझे कितना रखना 8, ये क्या है 16, तो मैं क्या करूं 24, यहां पे कितना आ जाएगा 10 की पावर 28। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी, हमें इस तरह से वैल्यू रखनी कि दोनों का प्रोडक्ट क्या है 10 की पावर 8 की टर्म में आए। विजिबल रेज इन दोनों के बीच में आती है। हमारे पास जो ये आपके रेडियो वेव्स जो होती हैं, यहां पर जब देख रेडियो वेव्स, इसके फार रेडियो वेव्स जाती है, लॉन्ग रेडियो वेव्स है वो इसके आगे जाती हैं, इससे भी ज्यादा वेवलेंथ होती है इनकी। तो बात करते हैं यहां पे, ये हमारे पास जो विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन। अब देखो जब ये सारी अर्थ की तरफ बढ़ रही है, अर्थ की तरफ, तो इनमें से जो ऊपर वाली आप देख रहे हो यहां तक, ये जो होती है ये अर्थ के ऊपरी एटमॉस्फेयर में क्या होती है एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर ये अर्थ तक पहुंचने में कामयाब हो जाए तो इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि हमारे डीएनए को ही फाड़ देगी, मतलब अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। जो यूवी रेज है वो बहुत कम अमाउंट में हमारी अर्थ तक पहुंच जाती है, और जो नीचे वाली है ये सारी की सारी क्या हमारी अर्थ तक पहुंचती है, जिसमें से हमारी आंखें सिर्फ इस रीजन का इस्तेमाल करती है देखने में। इससे ना तो कम का यूज कर सकती ना ही इससे ज्यादा का यूज कर सकती है। अब इसमें क्या कुछ वेवलेंथ आती है, देखो इसकी बात करते हैं हम। ये एक तरह से मैंने कोशिश की विबग्योर बनाने की, ठीक है। सारे कलर मेरे पास है नहीं या मुझे आते नहीं बनाने, तो मैंने क्या लिख देता हूं कि मैं क्या शो करना चाह रहा हूं, VIBGYOR, मैं ये शो करना चाह रहा हूं, ठीक है। यहां पे क्या है, ये हमारे पास जो वैल्यूज आई है जितनी भी है ये 560 है। ये रफ एस्टिमेट है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये रफ है, ठीक है। ये इतना इतना एंस्ट्रॉम, ये क्या है एंस्ट्रॉम, मतलब 10 की पावर -10 मीटर वाला जो टर्म हमने बताया था, ठीक है। तो इस रेंज में है सारी की सारी जो हमारे पास है, ठीक। तो ये आती है हमारे पास आगे की तरफ। अब समझना जरा इसी चीज को, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है ना, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी कम, और कितनी कम होगी, वो इतनी कम होगी कि इस वेवलेंथ को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी वेवलेंथ क्या हो गई कम, जब इसकी वेवलेंथ कम हो गई है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, पर डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो नेट रिजल्ट क्या आएगा बड़ा आएगा ना। तो इसकी वेवलेंथ अगर छोटी हो गई है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि जब उसकी मल्टीप्लाई इस वेवलेंथ के साथ करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में एक पॉइंट था ना कि सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सेम स्पीड से चलती हैं, सेम स्पीड चलती है। अब इसी बात को थोड़ा सा मैं और गहराई से आपको बताना चाहता हूं, देखो, क्योंकि कॉस्मिक रेज जो है इनकी वेवलेंथ सब छोटी है, रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे बड़ी है। अब सबसे बड़ी वेवलेंथ है, आप वेवलेंथ को जानते हो, 2 सक्सेसिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस या 2 सक्सेसिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस। तो आप ये लगाओ जैसे कि ये अगर इतनी, ये इस तरह से थोड़ा सा इसको और आगे तक ले लेते हैं, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो देखो रेडियो वेव से मेरे पास, तो अगर इस तरह से मैं रेडियो वेव को दिखाऊंगा, 2 क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस आ गई, लैम्डा आ गया इसका, ठीक है। तो इसका लैम्डा कैसा बड़ा होना चाहिए 10⁻², मतलब 100 मीटर। 100 मीटर में इसकी एक वेवलेंथ बन रही है, ठीक है। अब दूसरी क्या माइक्रो, क्या इससे छोटी हो गई है तो मुझे उसको थोड़ा छोटा कर दिखाना पड़ेगा। इंफ्रारेड का क्या है और भी छोटा जाता है इसकी वेवलेंथ, विजिबल की और भी छोटी वेवलेंथ जाएगी, यूवी की वेवलेंथ क्या होगी और भी छोटी होगी, एक्सरे की वेवलेंथ और छोटी जाएगी, ठीक है। ऊपर में साफ कर दो इनको। गामा रे से क्या होगी और भी छोटी जाएगी, और जो कॉस्मिक रेज हैं, कॉस्मिक रेज, हाँ ये तो रही गई भी, कॉस्मिक रेज क्या होगी आपकी वो और भी छोटी जाएगी।
इस तरह से। तो देखो ये यूं जा रही है, तो वेवलेंथ बढ़ गई है, वेवलेंथ बढ़ गई है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोई एक पॉइंट है, जैसे मान लो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हुई है उसे बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। तो सीधी सी बात है, जब इसमें देखो वेव क्या है, ये वेवलेंथ छोटी है भाई, जो वेवलेंथ है उसको लैम्बडा शो करते हैं, इतना आपको पता ही है। ये इसकी वेवलेंथ है, ये दूसरे वाले की वेवलेंथ छोटी हो गई है, लगातार वेवलेंथ क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, इधर लगा लो, ये पॉइंट ऐसे मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, और जो एक आपका देखो ये जो आपका ये बन गया ट्रफ और ये बन गया क्रस्ट, ये पूरी एक वेव हो गई, पूरी की पूरी एक वेव। अब इनकी स्पीड क्या है सबकी बराबर, मतलब ये भले ही यूं चल रही है, ये यूं चल रही है और ये यूं चल रही है, लेकिन इस पॉइंट तक, यहां से और इस पॉइंट तक सारी क्या बराबर पहुंचेंगी। जब सारी बराबर पहुंचेगी तो सोच के देखो एक बार, इस पॉइंट से सबसे तो वेव्स किसके पास होंगी, कॉस्मिक वाले की, क्योंकि उसमें क्या होगा, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 वेव पास हो गई एक सेकंड के अंदर। दूसरे वाले की 1 2 3 4 5 6 7 वेव पास हुई है, तीसरे की 1 2 3 4 5 वेव। तो इस तरह से क्या है, एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे फालतू होगी, कॉस्मिक रेज की, उसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे कम। तो इसलिए इसकी एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा। इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है क्योंकि E इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी ना, क्योंकि अपने साथ क्या लेके जा रही है, हर एक उसके अंदर, हर एक वेव के अंदर क्या एनर्जी स्टोर है। जितनी ज्यादा वेव टकरा रही है किसी से उतनी वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो इसकी इतनी ज्यादा एनर्जी इसके अंदर होती है कि जिस चीज से टकराती है उसको क्या मतलब, जैसे डीएनए हमारी अर्थ तक पहुंच जाए तो हमारा जो डीएनए होता है उसी को फाड़ देगी ये, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके आगे की तरफ। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कुछ हमारे पास इसके अंदर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, ये होता है कि वेवलेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो या फ्रीक्वेंसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ कैसे जाएगी, सबसे छोटी उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस तरह से स्पेक्ट्रा बना, जो क्रम बन गया, एक अरेंजमेंट बनी, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिखाओगे सबसे पहले इसको दिखाओ, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे इस तरह सबसे ज्यादा कॉस्मिक रेज की, वो भी क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही कहलाएगा। अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। स्टूडेंट्स देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है इन्हें पैदा करना बहुत आसान हो। जैसे कोई डिस्चार्ज ट्यूब है, कोई आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब, इस डिस्चार्ज ट्यूब से जो लाइट निकलेंगी, जो रेज निकलेंगी, वो क्या होंगी आपकी आपने क्या है, इलेक्ट्रिकल प्लेट से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो यहां से जो रेज निकलेंगी वो क्या होंगी आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कोई बल्ब है, कोई बल्ब है जैसे, उससे भी जो हमारे पास लाइट पहुंच रही है वो क्या है, वो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप किसी मेटल को गर्म करते हैं, जैसे कि आयरन की रॉड लगा लीजिए आप इसे जब हीट करते हैं, आपने क्या किया, इसको हीट किया। आप जब इसे हीट करते हो आपने देखा होगा, पहले क्या है ना, पहले ये रेड कलर की होती है, कभी नोटिस करना इस चीज को, पहले ये रेड कलर की होने लगती है, फिर ये ऑरेंज होती है, रेड होती है, फिर क्या है, ऑरेंज कलर की होने लग जाती है ये, फिर आपकी येलो होती है ये। क्योंकि देखो जितना आप इसको हीट कर रहे हो, इसकी एनर्जी बढ़ा रहे हो ना, आप एनर्जी बढ़ा रहे हो, इक्वल टू क्या है, एच सी बाय लैम्डा, या E इज इक्वल्स टू एच न्यू। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा थी उसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा नंबर होगा, जितना लैम्डा बड़ा होगा उतना ई की वैल्यू छोटी हो जाएगी ना, एनर्जी कम हो जाएगी। तो ज्यादा वेवलेंथ किसकी थी, रेड की, तो रेड की एनर्जी क्या हुई, कम। तो सिर्फ स्टार्ट किया आपने हीट करना, तो अभी एनर्जी कम एनर्जी ट्रांसफर की, तो क्या है, पहले रेड होती है, फिर ऑरेंज, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा, उसका लैम्डा छोटा हो जाएगा। येलो का लैम्डा क्या और छोटा हो जाएगा, फिर वो येलो कलर की होती है। इस तरह से उस कलर क्या चेंज होता है, तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। तो यहां से भी जो रेडिएशंस निकलती हैं वे भी क्या होती हैं, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या जो हीट होती है। देखो आपका साउंड वेव है, देखो साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है,
इन सभी को एक जगह से दूसरी जगह पर जो लेके जाती हैं वो कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी इनको बोला जाता है। ठीक है, इसके आप यूं लगा लीजिए हम एक तरह से ना घिरे हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। जैसे आपने देखा होगा, आप टीवी का रिमोट दबाते हैं तो वहां पर फिर क्या आपका टीवी स्टार्ट हो जाता है। उस रिमोट को दबाते क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। जैसे आपने उसको दबाया तो क्या हुआ होगा, या तो एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑसिलेट कर गया होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकाली होगी उसने, या कोई जो इलेक्ट्रिकल प्लेट है उसके बीच में क्या है, मैग्नेटिक पार्टिकल रखा हुआ है, आपने बटन दबाया वो ऑसिलेट कर गया और उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकाली। अब कितनी फ्रीक्वेंसी की चाहिए या कितनी वेवलेंथ की चाहिए, उसके हिसाब से उस इलेक्ट्रिकल प्लेट की जो स्ट्रेंथ होती है या जो मैग्नेटिक पार्टिकल है उसकी स्ट्रेंथ इसी हिसाब से सेट की जाती है कि जैसे बटन दबे तो यहां पर इतनी स्ट्रेंथ वाली इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा होगी और मैग्नेट पे इतना चार्ज है ही, तो यहां से इसी फ्रीक्वेंसी की क्या निकलेगी, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलेगी। जैसे आपकी उंगली है, आपकी उंगली से क्या निकलती है, इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है। जैसे टच स्क्रीन जब आप यूज करते हो, आप कभी क्या करना, पेंसिल लेना है, पेन लेना, अपने फोन की स्क्रीन पे लगाना, देखना कुछ नहीं होगा उसमें, लेकिन उंगली टच करोगे तो उससे क्या होता है कि उंगली से क्या निकलती है हर टाइम, इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती है। ठीक है ना, इंफ्रारेड निकलती हैं इसमें से। तो इस तरह हम क्या है, एक तरह से घिरे हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। आप प्रेस करते हो, उस प्रेस में से क्या निकल रही होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आप जो ऑल आउट यूज करते हो घर में, दबा के बटन और सो गए, उसमें से क्या निकल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हर वो जैसे फैन है, इसमें से क्या निकल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज जो आप यूज कर रहे हो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रही है, लाइट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रही है। तो हम एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बिल्कुल घिरे हुए हैं चारों तरफ। अब चलते आगे की तरफ, देखिए अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताऊंगा पहले कुछ आप लोगों को। इंपॉर्टेंट ना कह के मैं इसे जनरल बोलूंगा तो बेटर है, जो कि आपको पता ही होनी चाहिए। जैसे कि एक टर्म है एम्पलीट्यूड। ये जितनी भी डेफिनेशन मैं बता रहा हूं ये वेव के लिए हैं, वेव के लिए। अब देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है। जैसे शांत पानी है, मैं पहले पानी की फॉर्म में आपको समझाता हूं, उसमें क्या फील आता है, कुछ चीजें दिखती है आपको। ठीक है ना, शांत पानी है बिल्कुल, आपने क्या तो उसका अपना एक लेवल हो गया, आपने मारा उसमें पत्थर मानते कि उसमें वेव बननी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो जैसे हमारे पास ये वेव बनी है, ये हमारे पास वेव बन गई। ठीक है, तो जो इसकी मीन पोजीशन थी, तो इसकी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, वो चाहे क्रस्ट की हो चाहे ट्रफ की हो, वो चाहे क्रस्ट की हो चाहे ट्रफ की, उसी को क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड। यही क्या है आपका एम्पलीट्यूड, जिसको आप बोलते हैं मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम डेप्थ, मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ट्रफ। तो ऊपर जो है ये आपका क्रस्ट होता है, ये क्रस्ट, और ये क्या आपका ये ट्रफ होता है। ठीक है, तो ये तो क्या एम्पलीट्यूड की बात। एम्पलीट्यूड को हम किससे शो करते हैं, हम ए से शो करते हैं। और यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट होती है इसकी एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, इस तरह से इसकी यूनिट होती है। ठीक है, और इनका आपस में रिलेशन क्या होता है ऑलरेडी हम कर चुके, फिर भी दोबारा लिख देता हूं एक बार इसको। जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो होता है 1 × 10⁻⁻⁻10 मीटर या 1 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अगर 1 पिकोमीटर की मैं बात करूं वो होता है 1 × 10⁻⁻12 मीटर या 1 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। जो नैनोमीटर है वो 10⁻9 मीटर या 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। माइक्रोमीटर की बात करें या तो 1 × 10⁻6 मीटर या 1 × 10⁻4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनका मीटर और सेंटीमीटर के साथ रिलेशन है। अगली डेफिनेशन हमारे पास आती है वेवलेंथ। लैम्डा से इसको शो किया जाता है। तो जो वेव आप देख रहे हो, दो एडजेसेंट वेव जो होती है उनके क्रस्ट या उनके ट्रफ के बीच जो डिस्टेंस होती है उसी को बोलते हैं वेवलेंथ। या तो इसके बीच की डिस्टेंस
दो क्रस्ट के बीच की या दो ट्रफ के बीच की, जो दो एडजेसेंट ट्रफ या एडजेसेंट क्रस्ट होता है, ठीक है ना। ये नहीं कि इस ट्रफ को आप इस ट्रफ से कंपेयर करेंगे, इसके बीच की डिस्टेंस नहीं, जो सक्सेसिव है, लगातार आने वाली जो है, जो एडजेसेंट है, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। इसकी यूनिट भी क्या होती है आपकी, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर, यही माइक्रोमीटर, यही इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे, अगला हमारे पास फ्रीक्वेंसी। न्यू से इसको शो करते हैं, NEU, NEW न्यू नहीं, नया नहीं, NEU न्यू, ठीक है। ये क्या होता है, ये कहता है कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास हुई, उसी को बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, उसी क्या बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने अभी आप लोगों को समझाया था, ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैंने करवाई, कि जैसे सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड क्या होती है, सेम होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये मान लो हमारे पास रेडियो वेव है, दूसरी हमने मान ली कि हमारे पास है माइक्रोवेव, तीसरी हमारे पास आ गई मान लीजिए इंफ्रारेड, चौथी आ गई हमारे पास विजिबल, अगली हमारे पास आ गई मान लीजिए अल्ट्रावायलेट, उससे अगली हमारे पास आ गई एक्सरेज, फिर गामा, फिर मान लीजिए कॉस्मिक आ गई। इस तरह से इन सभी को यहां पर हमने एक पॉइंट लगा रखा है, यहां पे हमने एक पॉइंट लगा रखा है, इस पॉइंट से गुजरना है। सब एक ही जगह से चली हैं, यहां पे सारी सारी बराबर पहुंचेंगी, ठीक है। तो यहां से जब पास होंगी तो 1 सेकंड में इसकी कितनी हुई, इसकी 2 वेव पास हुई, 1 साइकिल 2 साइकिल 2, इसकी 1 2 3 साइकिल, इसकी 4 5, इस तरह से क्या है, एक पॉइंट से 1 सेकंड। वेव का मतलब क्या है, यहां पे वेव का मतलब पूरा एक क्रस्ट और पूरा एक ट्रफ, ये पूरी जो एक साइकिल है इसको हम एक वेव बोलते हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड में ऐसी कितनी साइकिल यहां से पास होंगी, उसी को हम बोलते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स, ठीक है ना, साइकिल पर सेकंड भी बोल देते हैं उसको। वो साइकिल ही क्या है, वो क्रस्ट और ट्रफ को हमने साइकिल बोल दिया पूरा। अब देखिए इसके बाद हमारे पास आता है एक वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, v से इसको शो करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी होता है कि 1 सेकंड के अंदर जो हमारी जो वेव है या जो रेडिएशन है, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसी को बोलते हैं हम इसकी वेलोसिटी, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम इसकी वेलोसिटी, कि 1 सेकंड में हमारी वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक। जैसे कि अगर मैं इसको समझाऊं आपको, तो यूँ मान लो जैसे कि हम कहीं पर लिखते हैं 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, भाई हमारी वेव ऐसी है 1 सेकंड में क्या है 10 सेंटीमीटर चलती है, 10 सेंटीमीटर। अब समझना इस बात को, अगर आपको वेवलेंथ पता हो, अगर आपको जैसे मान लो हमें ऐसे दे रखा है कि हमारी वेवलेंथ कितनी ना, हमारी वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर, ये लैम्बडा है, ये लैम्बडा है, तो मैं फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकता हूँ इसमें, मैं इस फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकता हूँ। कैसे, देखो 1 सेकंड में 10 सेंटीमीटर चलती है, 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस इसने दे रखी है कितनी, 2 सेंटीमीटर। तो ऐसी 5 वेव गुजर जाएगी ना एक सेकंड में उस पॉइंट से, तभी तो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रही है, कि ये पॉइंट है, यहां से क्या है 1 सेकंड में 5 वेव्स निकल जाएंगी, तो कितना 10 सेंटीमीटर चली गई वो आगे 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं हम इस चीज से। तो ये हमारे पास होती है वेलोसिटी की 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है। मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है। एक होता है वेव नंबर, अच्छा यूनिट क्या होती है इसकी, या तो मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड। एक होता है हमारे पास वेव नंबर, एक होता है वेव नंबर न्यू बार, इस तरह से, सॉरी न्यू बार नहीं, वी बार, इसको न्यू नहीं बोलते, ये वी होता है, वी के ऊपर बार होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कहता है जो 1 सेंटीमीटर लेंथ है ना, 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर, इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है, इसमें कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट, वही होता है आपका वेव नंबर।
जैसे नंबर ऑफ वेव्स का मतलब क्या, पूरा एक क्रस्ट और पूरा एक ट्रफ। जैसे मैं यहां से स्टार्ट करूं, ये यहां पे मेरी पूरी एक वेव हो गई, फिर यहां से चलूंगा तो यहां पे पूरी 2, 3, 4, 5 वेव प्रेजेंट है मेरी 1 सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी वेव प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं वेव नंबर। अब ये वेव नंबर जो होता है ना, ये वेवलेंथ का अपोजिट होता है। नॉर्मल सी बात है कि अगर जैसे मैं एक दूसरी वेव लूं यहीं पे, उसको मैं ऐसे बनाऊं, तो सीधी सी बात है मैंने इसकी वेवलेंथ क्या बढ़ा दी है। जैसे यहां से इसकी वेवलेंथ क्या है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ क्या है, कम। वेवलेंथ कम है तो 1 सेंटीमीटर के अंदर नंबर ऑफ वेव्स क्या आएंगी, ज्यादा। वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो 1 सेंटीमीटर के अंदर नंबर ऑफ वेव्स क्या आएंगी, कम। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो वेव नंबर होता है वो आपका 1/λ होता है। इसका मतलब वेवलेंथ क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। वेवलेंथ की यूनिट अगर सेंटीमीटर है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स। अगर इसकी यूनिट मीटर में आप निकाल रहे हो तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स। तो ये आपका इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स भी होती है। तो ये कुछ डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। तो स्टूडेंट ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, इसमें गैस भरी जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बारी चीज़ डिस्कस हो चुकी है, ठीक है। आप में से किसी स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था कि हम स्क्रीन को ब्लैक करें, और मुझे भी लग रहा है शायद ब्लैक स्क्रीन में मैं ज़्यादा कलर यूज़ कर पा रहा हूँ। तो थैंक्स कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से इस चीज़ के लिए मुझे बताया, और जो भी आपके वैल्यूएबल कमेंट रहेंगे हम उन पर पूरा ध्यान देंगे। स्टूडेंट्स जितना आप नॉलेज लेंगे, जितने आप जागरूक रहेंगे, उतना ही हमारा समाज सशक्त होगा और उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो इसी विचार के साथ कि हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़े, मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलते हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जितना हो सके ज्ञान बटोरो, अपने टीचर्स का सम्मान करो, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पर ध्यान दो। जय हिंद।